भारत की तरह चीन की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। भारत और चीन इन दोनों देशों के मित्रता का इतिहास भी हजारों वर्ष पुराना है। चौथी शताब्दी तक चीनी लोग भारतीय संस्कृति, संगीत आदि में काफी दिलचस्पी लेने लगे थे। चीनी ग्रंथों के अध्ययन से ये पता चलता है कि इन लोगों का संगीत भारतीय संगीत से बहुत कुछ मिलता जुलता रहा है। भारतीय संगीत चीन में भारतीय संगीतज्ञों के द्वारा पहुंचा। ये संगीतज्ञ कूची में रहने लगे थे। ह्यूनसांग ने लिखा है कि कूची के रहने वाले बांसुरी बजाते थे, परंतु उनका गाना बजाना भारतीय ढंग लिए हुए था। बादशाह शिरागी ने 18 भारतीय संगीतज्ञों को चीन से जापान भी भेजा था। बादशाह ने भारतीय संगीतज्ञों को किसी विशेष उत्सव में भाग लेने के लिए चीन बुलाया था। शिरागी ने समरकंद, बुखारा, काशगढ़ और जापान से भी संगीतज्ञ बुलाए थे। भारतीय संगीत चीन के राज दरबारों में बहुत सराहा गया। चीन की पुस्तकों में भारतीय संगीतज्ञ गोंग, मृदंग, बैन, बांसुरी, वीणा, तानपुरा और शंख आदि का उपयोग करते हैं, ऐसा उल्लेख है। चीन के निवासी कलाओं के प्रति, ज्ञान के प्रति पर्याप्त उत्सुक थे और उनका स्तर भी काफी ऊंचा था। विद्वानों का पुष्ट मत है कि चीन में लगभग 70,000 पांडुलिपियां ऐसी हैं जो भारतीय पुस्तकों से अनुवादित की गई हैं। चीन के संगीत के बारे में अधिक जानकारी उनकी प्राचीन कथाओं से होती है। ऐसा कहा जाता है कि चीन के प्रत्येक राजा के राज्य की अपनी एक अलग संगीत पद्धति थी, परंतु अब खोजने पर उनके नाम मात्र ही मिलते हैं। चीन की सांस्कृतिक उन्नति ईसा से लगभग 2852 वर्ष पूर्व फूसी नामक सम्राट के समय में हुई, ऐसा उल्लेख मिलता है। उसने संगीत को बहुत प्रोत्साहन दिया, कई वाद्यों का आविष्कार भी किया। ईसा पूर्व 1000 वर्ष के लगभग चीन के अधिक उन्नत हिस्से दास युग से सामंतवादी युग की ओर बढ़ रहे थे। इस सामाजिक परिवर्तन से सांस्कृतिक विकास भी खूब हुआ। संगीत के सामाजिक प्रभाव को सिद्धांत रूप में बद्ध किया गया। धार्मिक उत्सव तथा संगीत सामाजिक व्यवस्था के आवश्यक अंग बन गए। कन्फ्यूशस सामंतवादी दौर के महान विचारक थे। वे संगीत से बहुत प्रेम करते थे और संगीत और धार्मिक कार्यविधियों को बहुत प्रोत्साहन देते थे। उक्त विषयों पर उनके विचार प्रामाणिक माने जाते थे। उन्होंने उस समय के लोकप्रिय गीतों का अपनी पुस्तक में संकलन भी किया है। कन्फ्यूशस के समकालीन कई अन्य विद्वानों ने भी संगीत के सामाजिक प्रभाव की ओर विशेष ध्यान दिया है। अपने लेखों में उन्होंने 100 से अधिक वाद्यों के नाम दिए हैं। ऐसा अनुभव होता है कि उन लोगों को ध्वनि शास्त्र के बारे में ज्ञान था, परंतु उस समय तक चीन में केवल 5 स्वरों का ही विकास हो पाया था, जबकि भारत में उस समय 7 शुद्ध स्वर और 2 विकृत स्वर विकसित हो चुके थे। षड्ज और मध्यम ग्राम पर आधारित जाति गायन भी प्रचार में था। टी सांग के शासनकाल में चीनी संस्कृति व कला में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण योग वेल के शासनकाल में हुआ। टेंग के शासनकाल में पश्चिमी देशों से बहुत से पर्यटक चीन में आने लगे थे। उन्होंने चीनी संस्कृति को, धर्म तथा लोक नृत्यों और संगीत को काफी समृद्ध किया। हुआन सुंग ने, जो शासन कार्य से अधिक दक्ष संगीत में थे, 1714 ईस्वी में एक विशाल विद्यालय की स्थापना की। वहां उन्होंने दरबार के लिए संगीत और नृत्यों की रचना की। उनके शासनकाल में चीन में संगीत का बहुत विकास हुआ। हुआन सुंग के प्रयास से चीन की संगीत संबंधी बहुत सी प्राचीन पुस्तकें खोजी गई और सुरक्षित की गई। सियोस्टिंग के पुस्तक ईसा पूर्व 1600 से 600 ईस्वी तक संगीत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चीन के निवासी संगीत को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनकी मान्यता थी कि संगीत से ही सभी विद्वानों की उत्पत्ति हुई है। कन्फ्यूशस के अनुसार प्राचीन काल में चीन के महान व्यक्तियों को यह विश्वास था कि संगीत राष्ट्र की उन्नति और संस्कृति के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारतीय मान्यता के अनुसार ही चीनी विद्वानों की भी मान्यता थी कि संगीत केवल कुछ स्वरों का समूह मात्र नहीं है, वरना यह मानव के आंतरिक भावों का प्रकटीकरण कैसे कर सकता है। चीन में जब खेतीबाड़ी का समय आता था, तब इनके बहुत से महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते थे। ऐसे समय विभिन्न ग्रामों से लड़के लड़कियां आकर एकत्रित होकर गायन वादन करते थे। इन अवसरों पर सामूहिक गायन और नृत्य होता था। उत्सवों में स्तोत्र भी गाए जाते थे। संगीत का यह प्राचीन और उच्च रूप आज भी चीनी संगीत में देखने और सुनने को मिलता है, परंतु कुछ रूपांतर के साथ।
फादर एलनेरी की अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ग्रेट मोनार्की ऑफ चाइना में लिखते हैं, चाइना में घूमने वाले गायक और वादक होते थे जो विवाह आदि उत्सवों में गाते बजाते थे। पुजारी भी संगीतज्ञ होते थे। गुलीक नामक लेखक की मान्यता है कि चीनी संगीत का विकास उनके लोक संगीत से ही हुआ है। यद्यपि चीनी संगीत पर बहुत से विदेशी प्रभाव पड़े हैं, परंतु उनकी शैली परंपरागत ही रही है। चीनी संगीत में केवल 5 ही स्वर हैं। चीनी संगीत शास्त्र के अनुसार प्रकृति में 8 विभिन्न सांगीतिक ध्वनियां हैं। चमड़े की ध्वनि, पत्थर की ध्वनि, धातु की ध्वनि, मिट्टी की ध्वनि, रेशम की ध्वनि, लकड़ी की ध्वनि तथा बांस की ध्वनि। पृथ्वी की ध्वनि को भी वो इसमें प्रमुख मानते हैं। यह सिद्धांत वैज्ञानिक भी हो सकता है, परंतु यह पौराणिक कथाओं पर आधारित है। श्री मैकडॉवेल का कथन है कि चीनियों की कथाओं के अनुसार पृथ्वी की ध्वनि ही सबसे मधुर ध्वनि है। चीनी संगीत के 5 स्वरों के नाम हैं कंग, शांग, ची, यो और क्यो। इन स्वरों के रंग काला, पीला, लाल, सफेद और बैंगनी माने गए हैं। जिस प्रकार भारतीय संगीत में वादी स्वर राजा माना जाता है, उसी प्रकार चीनी संगीत में कंग को राजा और शांग स्वर को मंत्री माना जाता है। चीनी संगीत में भारतीय राग रागिनियों के समान आरोह अवरोह रहते हैं। श्री एस.एम. टैगोर ने अपनी पुस्तक यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक में लिखा है कि लगता है चीनी लोग अपने स्केल को 12 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। कहीं कहीं 7 स्वरों का भी प्रचार था, क्योंकि चाउ के जो वाद्य हैं जैसे टी, वे 7 स्वरों के आधार पर ही बनाए गए थे। श्री टैगोर की मान्यता है कि ईसा से पहले चीन में 7 स्वरों का स्केल ही प्रचार में था, जिसमें 5 मुख्य स्वर तथा 2 सहायक स्वर होते थे। इनके क्रम में परिवर्तन करने पर 12 स्वर मिलते हैं, जिनमें से 84 मूल से निकाले जा सकते हैं। चीन में 6वीं शताब्दी तक संगीत क्रियात्मक शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था, परंतु चीन के शासनकाल में संगीत की सभी पुस्तकों आदि को नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद किन हेन ने अपने शासनकाल में बची हुई संगीत सामग्री की रक्षा की। इस समय चीन के संगीत की उन्नति और प्रचार का पूर्ण प्रयत्न किया गया। शुंग, जिसका हम उल्लेख कर चुके हैं, का शासनकाल चीनी संगीत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। प्रसिद्ध चीनी संगीतकार साइयू ने 16वीं शताब्दी में संगीत परक पुस्तकों और आंकड़ों की बहुत खोज की है। उसने चीनी संगीत की काफी जानकारी इकट्ठी की। चीन में लोक संगीत को भी मान्यता थी। चीनी विदेशी संगीत से भी प्रभावित थे। शुंग के शासनकाल में नाटक का प्रारंभ हुआ। प्रिंस तियायू ने उसी काल में 19 अध्यायों की कला के शास्त्रीय और प्रयोगात्मक पक्ष पर एक बड़ी पुस्तक लिखी। इस समय चीन का संगीत बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था, परंतु फिर अनुमति प्रारंभ हुई। यूरोपीय लोगों ने चीन में प्रवेश किया। धीरे धीरे पश्चिमी संगीत ने चीन के संगीत के स्थान पर कब्जा कर लिया। चीन की वर्तमान राज सत्ता से पहले चीन का जो परंपरागत संगीत था, उसका पतन हो गया। दरबारी संगीत समाप्त हो गया। चीन का आज का संगीत पश्चिमी संगीत से काफी नजदीक है। चीन के आज के सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा पर पश्चिम का पूरा प्रभाव है। इस प्रकार चीन ने अपने हजारों वर्ष पुराने परंपरागत संगीत को तिलांजलि देकर पश्चिमी संगीत को अपना लिया है। चीन के संगीत के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इस पर भारतीय संगीत का स्पष्ट प्रभाव था। हाँ, उनकी ग्राम रचना की प्रक्रिया निश्चित रूप से भारतीयों से भिन्न थी। ग्राम रचना की 3 प्रक्रियाएं वैज्ञानिकों ने निश्चित की हैं। वे हैं प्राकृतिक, चक्रिक तथा संक्रमिक। भारतीयों ने प्राकृतिक प्रक्रिया को अपनाया। इस ग्राम के स्वर मानव और पशु पक्षियों के कंठ से स्वयं निकलते हैं। चीन ने जिस ग्राम की रचना की थी, वह चक्रिक प्रक्रिया के अनुसार ही संभव है। इस प्रक्रिया का आधार सापा का संवाद ही है। इस प्रक्रिया में सा के आधार पर पंचम प्राप्त करके उस पंचम को सा मानकर पुनः पंचम प्राप्त करके विभिन्न स्वरों की प्राप्ति की जाती है। यह प्रक्रिया आरोही और अवरोही दोनों क्रमों से की जाती है। चीनी स्वर ग्राम की इस प्रक्रिया का उल्लेख संक्षेप में करना ही समीचीन होगा।